दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों टीजीटी पीजीटी नागरिक शास्त्र रिमाइंडर श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिवीजन नोट्स। इसमें हम भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत संविधान के प्रमुख भाग एवं अनुच्छेद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के साथ विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के भारतीय राज्य व्यवस्था खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं भारतीय संविधान के प्रमुख भाग एवं अनुच्छेद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिवीजन नोट्स। दोस्तों इस वीडियो का पहला प्रश्न है, देखिए, अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है? तो आप जानते हैं अनुच्छेद 16 ये मूल अधिकारों के अंतर्गत शामिल है, जो कि सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर या अवसरों की समानता से संबंधित है। अगला प्रश्न है, संविधान में कानून के समक्ष समानता का उपबंध किसमें किया गया है? तो उत्तर है अनुच्छेद 14 में। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता का उपबंध किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, संविधानिक या संवैधानिक उपचार का प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो दोस्तों संवैधानिक उपचारों का सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 32 में दिया गया है और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचारों के सिद्धांत को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य बनाने और समाप्त करने की शक्ति किसमें निहित है? तो उत्तर है संसद में। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के निर्माण, उनके क्षेत्र, सीमाओं और नाम में परिवर्तन का अधिकार संसद में निहित है और किसी नए राज्य का निर्माण संसद अपने साधारण बहुमत से करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्तमान में गणना की दृष्टि से भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? तो आप जान लीजिए दोस्तों, भारतीय संविधान के मूल पाठ में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान में जो मूल अनुच्छेद हैं उनमें सभी उपखंडों को जोड़ लिया जाए तो गणना की दृष्टि से देखा जाए तो कुल अनुच्छेदों की संख्या 468 हो जाएगी, लेकिन अगर हम मूल अनुच्छेदों की बात करें तो मूल अनुच्छेद 395 ही हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत राज्यों का संघ है, ये कौन सा अनुच्छेद घोषित करता है? तो उत्तर है भारत राज्यों का संघ है दोस्तों, ये आपका अनुच्छेद 1 घोषित करता है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ पर ये हो जाएगा भारत राज्यों का संघ है, ये दोस्तों अनुच्छेद 1 में वर्णित है, यानी भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा और राज्य और उसके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में भी निर्दिष्ट हैं। और दोस्तों भारत के राज्य क्षेत्र में 3 भाग में शामिल हैं, जैसे राज्यों के राज्य क्षेत्र, पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? तो दोस्तों भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 2 है वो भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना से संबंधित है। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नाम में परिवर्तन का उपबंध करता है। तो याद रखिएगा भारत राज्यों का संघ है, ये अनुच्छेद 1 में वर्णित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो उत्तर है अनुच्छेद 1 में दोस्तों भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स। अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 1 भारत का वर्णन किस तरह से करता है? तो उत्तर है दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 इसे राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट घोषित करता है। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान भारत को क्या घोषित करता है? तो राज्यों का एक समूह या यूनियन। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है? तो उत्तर है भारतीय संविधान का भाग 2 दोस्तों ये नागरिकता से संबंधित है। याद रखिएगा भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं।
अगला प्रश्न है, संविधान में मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो संविधान के भाग 3 में दोस्तों ये मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट, ये जो हैं दोस्तों संविधान में कहाँ दिए गए हैं? तो उत्तर है भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित करने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये है अनुच्छेद 11। दोस्तों आप जान लीजिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में नियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है और इस शक्ति का प्रयोग संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया गया है, जो भारत में वर्तमान नागरिकता संबंधी विधि का उपबंध करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को परिभाषित किया गया है? तो आप जान लीजिए अनुच्छेद 12। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में राज्य यानी स्टेट शब्द को परिभाषित किया गया है और आप जान लीजिए इसके अनुसार राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद, प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल और भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी शामिल हैं। अगला प्रश्न है, न्यायिक पुनरावलोकन या जिसको हम जुडिशियल रिव्यू, जिसको न्यायिक पुनर्विलोकन भी कहते हैं, तो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति संविधान के अंतर्गत किस अनुच्छेद में दी गई है? तो उत्तर है अनुच्छेद 13 में। आप जान लीजिए दोस्तों, जुडिशियल रिव्यू की जो शक्ति है वो अनुच्छेद 13 में वर्णित है और अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों से असंगत विधियों को शून्य घोषित करने की शक्ति दोस्तों उच्चतम न्यायालय को प्रदान की गई है। और आप जान लीजिए, कंफ्यूज मत होइएगा कि भारत में जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों यानी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को प्राप्त है। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति न्यायालय की यानी न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों शामिल हैं। तो न्यायिक पुनर्विलोकन की जो शक्ति है न्यायालय की वह शक्ति है जिसके तहत वो विधानमंडल द्वारा पारित कानूनों या कार्यपालिका द्वारा जारी आदेशों की संवैधानिकता का परीक्षण करता है और जो भी कानून उसमें संगत नहीं है उनको शून्य या समाप्त कर सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो संसद तथा राज्य व्यवस्थापिकाओं की विधायन सत्ता पर नियंत्रण लगाता है वो है अनुच्छेद 13। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में समानता के अधिकार मुख्यतः किन अनुच्छेदों में वर्णित हैं? तो उत्तर है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक भारतीय संविधान में समानता के अधिकारों का वर्णन किया गया है और बहुत सारे साथी जानते भी हैं कि भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है और इसके अंतर्गत अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकार की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18 में जो है समानता संबंधी उपबंध किए गए हैं। दोस्तों अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता की बात करता है। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। अनुच्छेद 15 लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात। अनुच्छेद 16 जो है अस्पृश्यता के अंत और अनुच्छेद 17 उपाधियों के अंत का वर्णन करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला प्रश्न, सही सुमेलन करना है। देखिए मौलिक अधिकार और संबंधित अनुच्छेदों की बात की गई है यहाँ पर। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में दिया गया है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30 में और स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों के द्वारा प्रदत्त किया गया है और आपको बताना है कि ये अनुच्छेद कौन हैं। तो ये हैं अनुच्छेद 14 से 18। इसमें भारतीय संविधान के अंतर्गत समानता का अधिकार दिया गया है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत किया गया है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 17। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप जान लीजिए अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत, और अनुच्छेद 18 में ये उपाधियों के अंत का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए संविधान का वह अनुच्छेद जो सार्वजनिक सेवाओं में अवसर की समानता की बात करता है, तो ये है अनुच्छेद 16। देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 बार बार पूछा गया है, तो आप जान लीजिएगा 17 यानी अस्पृश्यता। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत दोस्तों अस्पृश्यता को समाप्त करने की बात की गई है। देखिए अनुच्छेद 15 जो है दोस्तों धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता की बात की गई है। अनुच्छेद 17 याद कर लीजिएगा अस्पृश्यता का अंत है, और अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत की बात करता है। और ये प्रश्न बार बार पूछा गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो ये अस्पृश्यता या छुआछूत संबंधी जो है भेदभाव के निषेध से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी किस अनुच्छेद द्वारा दी गई है? तो उत्तर है अनुच्छेद 19 के द्वारा। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 19 में जो स्वतंत्रता का अधिकार है, इसके तहत नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं की गारंटी दी गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में किस प्रकार की स्वतंत्रता प्रदत्त नहीं है? तो उत्तर है धर्म की स्वतंत्रता प्रदत्त नहीं है। दोस्तों अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। इनमें पहला वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, दूसरा है शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, तीसरा है संगत या संघ बनाने की स्वतंत्रता, चौथा है भारत में राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण की स्वतंत्रता, पांचवा है राज्य क्षेत्र में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता, छठा है कोई वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। और दोस्तों इनमें धर्म की स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है, और धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28 में दी गई है। अनुच्छेद 19 में धर्म की स्वतंत्रता नहीं दी गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय नागरिकों को 6 स्वतंत्रताएं किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई हैं? तो उत्तर है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, शिक्षा के अधिकार से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो उत्तर है अनुच्छेद 21A। इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया है, और इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। और दोस्तों आप जान लीजिए कि इसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। और मूल संविधान में अनुच्छेद 45 के तहत नीति निर्देशक तत्व में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करने का निर्देश राज्यों को दिया गया था। लेकिन मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्यवाद जो 1992 का है, इसके तहत उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, इसलिए संसद द्वारा अनुच्छेद 21A को संविधान के भाग 3 में जोड़कर शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार किन अनुच्छेदों द्वारा दिया गया है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 23 और 24 के द्वारा। दोस्तों देखिए अनुच्छेद 23 के द्वारा मानव के दुर्व्यापार, बलात् श्रम और बेगार को प्रतिबंधित किया गया है, और अनुच्छेद 24 के द्वारा ये व्यवस्था की गई है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो उत्तर है अनुच्छेद 29 और 30 में। आप जान लीजिए कि संविधान के अनुच्छेद 29 ये अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण, और अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार संदर्भित करता है। तो इससे ये स्पष्ट है दोस्तों कि अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 दोनों में किया गया है, और अल्पसंख्यक शब्द को संविधान में परिभाषित या स्पष्ट नहीं किया गया है।
अगला प्रश्न है अल्पसंख्यक वर्ग के हितों से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो ये है अनुच्छेद 29। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह अनुच्छेद जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है? तो उत्तर है अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में कुल कितने प्रकार की रिटें हैं? तो आप जान लीजिए कि ये 5 प्रकार की रिटें हैं। अगर आप इसके बारे में जानना चाहें तो अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226, देखिए अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों द्वारा नागरिकों के मूल अधिकारों को लागू करवाने के लिए 5 प्रकार की रिटें जारी की जाती हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कार्पस, परमादेश यानी मैंडेमस, प्रतिषेध लेख यानी प्रोहिबिशन और अधिकार परीक्षा यानी को वारंटो और उत्प्रेषण को कर्टेरी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के अंतर्गत पंचायतों के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 40। आप जान लीजिए दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान करता है और इस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन उपबंधित है? तो ये है 48 क अथवा अनुच्छेद 48 ए। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 क के तहत पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन शामिल है और इसके अनुसार राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन और वन और वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अगला प्रश्न है राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहित करने की शक्ति किस अनुच्छेद में निहित है? तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय शांति और जो है दोस्तों अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से, देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहित करने की शक्ति है? तो ये है अनुच्छेद 51। याद रखिएगा, अनुच्छेद 51 यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के तहत दोस्तों ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहित करने की शक्ति है। और ये अगर जो ये पूछता है आपसे कि कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित है, तो आपका अनुच्छेद 51 हो जाएगा। दोस्तों, अनुच्छेद 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख किया गया है और इसके अनुसार राज्य जो है ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का और संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने में, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के बीच मध्यस्थता द्वारा निपटारे का प्रोत्साहन का प्रयास, ये अनुच्छेद 51 में इसका वर्णन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान का कौन सा एक अनुच्छेद भाग 4 के अंतर्गत पंच निर्णय, जिसको मध्यस्थता या आर्बिट्रेशन कहा जाता है, इसके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान को प्रोत्साहित करता है? तो ये है अनुच्छेद 51। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? तो उत्तर है भारतीय संविधान का भाग 3 दोस्तों ये मूल अधिकारों से संबंधित है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे सभी साथी जानते हैं कि भारतीय संविधान का भाग 3 ये मूल अधिकारों से संबंधित है। अगला प्रश्न है पंचायत संबंधी प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो आप जान लीजिए कि पंचायत संबंधी जो प्रावधान हैं ये भारतीय संविधान के भाग 9 में हैं। आप जान लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। और अगर जो आप देखेंगे कि ये जो प्रावधान है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है संविधान में। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है, तो ये है अनुच्छेद 51। और देखिए एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 51 ए यानी 51 क।
अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए भारत के राष्ट्रपति की पद अवधि पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की होती है, किंतु वह पुनर्निर्वाचन का पात्र है। ये व्याख्या किस अनुच्छेद में की गई है? तो उत्तर है अनुच्छेद 56-57 में। दोस्तों अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है। लेकिन अनुच्छेद 57 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति पद पर पदस्थ व्यक्ति दूसरे कार्यकाल के लिए भी चुनाव में उम्मीदवार बन सकता है। हालांकि कोई व्यक्ति अधिकतम कितनी बार राष्ट्रपति निर्वाचित किया जा सकता है, इसके बारे में संविधान मौन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 61 में। भारत के राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिमंडल की सलाह मानने को बाध्य हैं? तो ये है दोस्तों अनुच्छेद 74। और आप जान लीजिए कि अनुच्छेद 74 में ये प्रावधान है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग ऐसी सलाह के अनुसार करेगा। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसमें एक महत्वपूर्ण उपबंध जोड़ दिया गया था। इसके अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार कार्य करने को वो बाध्य होगा। और आप जान लीजिए दोस्तों कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के संशोधन से संबंधित विधेयक और धन विधेयक को राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य होता है, वो उसे पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति संघीय कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य है? तो ये है अनुच्छेद 74 के अनुसार। राष्ट्रपति को सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो उत्तर है अनुच्छेद 78 में। और आप जान लीजिए कि राष्ट्रपति को सूचना का अधिकार इस तरह से है कि दोस्तों प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य होगा कि वे देश के प्रशासनिक और विधायी मामलों में और मंत्रिपरिषद के निर्णयों के संबंध में राष्ट्रपति को सूचना दे, और यदि राष्ट्रपति इस प्रकार की सूचना प्राप्त करना आवश्यक समझता हो तो। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक संबंधी विशेष प्रक्रिया का वर्णन किया गया है? तो ये है अनुच्छेद 109। और आप जान लीजिए धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में दी गई है। भारतीय संविधान में मूलतः कुल कितने भाग थे? तो 22 भाग थे मूल रूप में, लेकिन वर्तमान में भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान में जो मूल संविधान था उसमें कुल 22 भाग थे, लेकिन इसमें कुल 25 भाग हैं। अगला प्रश्न है धन विधेयक को किस अनुच्छेद के अंतर्गत परिभाषित किया गया है? तो दोस्तों धन विधेयक को अनुच्छेद 110 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और संरचना का वर्णन किया गया है? तो उत्तर है अनुच्छेद 124 में। और आप जान लीजिए दोस्तों कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के संबंध में प्रावधान अनुच्छेद 124 में किया गया है। प्रारंभ में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 7 थी, और सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को 30 से बढ़ाकर 33 किया गया, और वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सहित उच्चतम न्यायालय में 33+1 यानी 34 न्यायाधीश हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? तो अनुच्छेद 127 में। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 127 के अनुसार भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से सर्वोच्च न्यायालय में, याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय की बात की जा रही है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति जो है इसकी कर सकता है। और तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय का सत्र आयोजित करने या चालू रखने के लिए न्यायाधीशों की गढ़पूर्ति प्राप्त न होने पर की जाती है, और किसी उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश को जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है, संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद और तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। तदर्थ न्यायाधीश केवल उच्चतम न्यायालय में नियुक्त किए जाते हैं, उच्च न्यायालय में नहीं, याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय और आदेश के पुनरीक्षण की शक्ति प्राप्त है? तो ये है अनुच्छेद 137। आप जान लीजिए कि अनुच्छेद 137 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अपने द्वारा दिए गए निर्णय या आदेश का पुनर्विलोकन करने की शक्ति दी गई है और अनुच्छेद 136 के तहत उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति से अपील का भी प्रावधान है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नियुक्त करने की शक्ति देता है? तो ये है अनुच्छेद 148। अब आइए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को जान लेते हैं। अनुच्छेद 153 दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 153 में राज्यों के राज्यपाल के संबंध में प्रावधान है। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 156 राज्यपाल का कार्यकाल। अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार और अनुच्छेद 165 राज्य के महाधिवक्ता से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उन बातों को छोड़कर जिनमें राज्यपाल स्वविवेक से कार्य करता है, अन्य कार्यों के निर्वाह में उसे सहायता और सलाह प्राप्त करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा? ये किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 163 में। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 167 167। आप जान लीजिए कि अनुच्छेद 167 के अंतर्गत राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में विधान परिषदों की समाप्ति और सृजन से संबंधित है? तो इस प्रश्न को रट लीजिए, 169 यानी अनुच्छेद 169। और ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। दोस्तों संविधान का अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषदों के गठन और समाप्ति से संबंधित है और इसके अनुसार यदि किसी भी राज्य की विधानसभा अपने बहुमत से और उपस्थित और मत प्रदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से संकल्प पारित करके केंद्र को भेजती है तो संसद संबंधित राज्य में विधान परिषद का उत्साधन या सृजन कर सकती है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु सुरक्षित रख सकता है? तो ये है अनुच्छेद 200। आप जान लीजिए कि जब कोई विधेयक राज्य की विधानसभा द्वारा या विधान परिषद वाले राज्यों में विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तो वो राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और राज्यपाल घोषित करेगा कि वो विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है अथवा वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिला जज की नियुक्ति का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद से है? तो उत्तर है अनुच्छेद 233। याद रखिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है और इसके अनुसार किसी राज्य में जिला न्यायाधीश की नियुक्त होने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति और जिला न्यायाधीश की पदस्थापना और प्रोन्नति उस राज्य का राज्यपाल ऐसे राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय से परामर्श के बाद करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किस अनुच्छेद में हैं? तो ये है अनुच्छेद 248 में। और देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है? तो ये है अनुच्छेद 249। दोस्तों भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जो संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधि निर्माण की शक्ति देता है तो अनुच्छेद 249 के अंतर्गत। और देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अनुच्छेद 249 किसके अधिकारों से संबंधित है? तो ये राज्यसभा के अधिकारों से संबंधित है। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 249 में ये वर्णन है कि यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से ऐसा संकल्प पारित करे कि राज्य सूची के किसी विषय पर विधि बनाना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है तो संसद उस विषय पर विधि बना सकती है और ऐसे विधि संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए बनाई जाती है। दोस्तों राज्यसभा का संकल्प 1 वर्ष तक प्रवर्तन में रहता है। 1 वर्ष के बाद राज्यसभा पुनः संकल्प पारित करती है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, सरकारिया कमीशन द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की संस्तुति संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 263 में। और भारतीय संविधान में केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 256 से 263 तक। अगला प्रश्न है दोस्तों, अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख कहाँ पर किया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 में। याद रखिएगा दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 में जो है अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख है। और दोस्तों आप जान लीजिए कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है अनुच्छेद 312। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद साधारण बहुमत से विधि पारित कर संशोधन नहीं कर सकती है? तो उत्तर है अनुच्छेद 312 में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के विषय में उपबंध करता है और इसमें ये व्यवस्था है कि यदि राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में कम से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा ये घोषित करती है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो संसद विधि बनाकर अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग या इलेक्शन कमीशन का प्रावधान कहाँ पर है? तो अनुच्छेद 324 में। देखिए भारत का निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो ये है अनुच्छेद 324 के तहत। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ये उपबंध है कि निर्वाचक नामावली धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग के आधार पर तैयार नहीं की जाएगी? तो ये है अनुच्छेद 325। दोस्तों अनुच्छेद 325 के अनुसार संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन के लिए निर्वाचन के लिए प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक साधारण निर्वाचक नामावली होगी और केवल धर्म, मूल, वंश, जात, लिंग या इनमें से किसी आधार पर कोई व्यक्ति ऐसी किसी नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र नहीं होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा भारत के नागरिकों को वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया है? तो उत्तर है अनुच्छेद 326। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में सार्वजनीन वयस्क मताधिकार की व्यवस्था कहाँ पर की गई है? तो अनुच्छेद 326 के अनुसार भारत का कोई भी नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और संविधान या समुचित विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन अनिवास, चित्त विकृत, अपराध या भ्रष्ट या अवैध आचरण के आधार पर अन्यथा निर्धारित न हो किया गया हो तथा किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत हो, वह लोकसभा और राज्य की विधानसभा में मत देने का अधिकारी होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 333 क्या सुनिश्चित करता है? तो अब ये करता था हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 333 है ये राज्य की विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व से संबंधित था। और दोस्तों इसमें ये कहा गया था कि यदि किसी राज्य के राज्यपाल की ये राय है कि उस राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, तो दोस्तों वो इस समुदाय के एक सदस्य को विधानसभा में नियुक्त कर सकता है। लेकिन आप जान लीजिए दोस्तों, लोकसभा और विधानसभा में आंग्ल भारतीयों को मनोनीत किए जाने का प्रावधान 25 जनवरी 2020 के बाद समाप्त हो गया है। और आपको बताना है कि ये किस संविधान संशोधन के तहत किया गया है। आपके लिए यहाँ से एक प्रश्न भी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान में राष्ट्रपति को राजभाषा से संबंधित सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 344। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए भाग 9 क में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है, संविधान के भाग 15 में निर्वाचन संबंधी, भाग 17 में राजभाषा से संबंधित जो है उपबंध हैं और भाग 18 आपात उपबंध से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान का वो अनुच्छेद जो ये व्यवस्था देता है कि प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की समुचित व्यवस्था प्रदान करना प्रत्येक राज्य का प्रयत्न होना चाहिए, तो ये है अनुच्छेद 350A। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राज्य के जो विधायी अधिकार हैं वो किसी राज्य विधायी अधिकार संसद को सौंप सकते हैं?
तो ये है अनुच्छेद 356। और आप जान लीजिए भारत के राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 एक ख के द्वारा राज्य विधानमंडल की शक्तियां संसद को सौंप सकते हैं। और एक और भी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां प्राप्त हैं। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, दूसरा है राज्यों में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और तीसरा वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 के तहत। और अनुच्छेद 352 में दोस्तों युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात लागू करता है। और जब राष्ट्रपति को ये विश्वास हो जाए कि भारत की वित्तीय साख को अथवा अस्थायित्व को खतरा है तो राष्ट्रपति वित्तीय आपात का प्रावधान करता है। और आप जान लीजिए दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं भारतीय संविधान में आपात उपबंध। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? तो उत्तर है राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर लगाए जाने वाले आपात या जिसको राष्ट्रपति शासन कहते हैं, ये अनुच्छेद 356 का संबंध जो है राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता या राष्ट्रपति शासन से है। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा आपात उद्घोषणा की जा सकती है। कब? तो ये मंत्रिपरिषद के लिखित परामर्श पर। राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है किसके अंतर्गत? तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है दोस्तों वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो ये है अनुच्छेद 360। अगला देखते हैं अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 360, 352 और 356 में से किस भारतीय संविधान के अनुच्छेद का व्यवहार में कभी क्रियान्वयन नहीं हुआ है? तो अनुच्छेद 360 यानी वित्तीय आपातकाल का अभी तक क्रियान्वयन नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों संविधान संशोधन का प्रावधान किस भाग में दिया गया है? भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन का प्रावधान दिया गया है? तो आप जान लीजिए ये है भाग 20 में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, भाग 20 में संविधान संशोधन का प्रावधान है। संविधान का भाग 5 किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों संविधान का भाग 5 जो है ये संघ से संबंधित है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो ये है अनुच्छेद 368। और देखिए भारतीय संविधान के किस भाग में अनुच्छेद 370 को स्थान दिया गया है? तो संविधान के 21वें भाग में। और आप जान लीजिए दोस्तों कि भारतीय संविधान के भाग 21 में अनुच्छेद 370 को स्थान दिया गया था और इसमें अस्थायी और संक्रमणकालीन विशेष उपबंध की व्यवस्था की गई थी। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता था, लेकिन डेट याद रखिएगा 6 अगस्त 2019। 6 अगस्त 2019 को दोस्तों ये राष्ट्रपति द्वारा एक अधिसूचना जारी कर अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति को समाप्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न है देखिए भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है? तो ये है अनुच्छेद 393। दोस्तों संविधान का अनुच्छेद 393 में ये वर्णित है कि इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है और अनुच्छेद 394 में संविधान के लागू होने की तिथि यानी 26 जनवरी 1950 का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों भारतीय संविधान में वर्णित विशिष्ट प्रावधानों के तहत अनुच्छेद 371 के अंतर्गत महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में से किस राज्य का उल्लेख नहीं है? तो तमिलनाडु राज्य का उल्लेख नहीं है। और आप जान लीजिए अनुच्छेद 371 के अंतर्गत महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 371 क में नागालैंड, अनुच्छेद 371 ख में असम, अनुच्छेद 371 ग में मणिपुर, 371 घ में आंध्र प्रदेश या तेलंगाना, अनुच्छेद 371 च में सिक्किम, अनुच्छेद 371 छ में मिजोरम और अनुच्छेद 371 ज में अरुणाचल प्रदेश, 371 झ में गोवा राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान या विशेष उपबंध किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए ये सुमेलन करना है विशेष प्रावधान से। अनुच्छेद 371 ग
ग जो है यानी सी ये मणिपुर से है, 371 डी या 371 घ आंध्र प्रदेश से, 371 जी मिजोरम से और 371 आई ये गोवा से संबंधित है। अगला प्रश्न है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो भाग 5 में मौलिक कर्तव्य नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों भारतीय संविधान का भाग 1 जो है संघ राज्य क्षेत्र से, भाग 2 नागरिकता से, भाग 3 मौलिक अधिकार से, भाग 4 राज्य की नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है और भाग 5 में संघ की कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के संबंध में जो है प्रावधान किए गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है दोस्तों, और आप जान लीजिए कि मूल कर्तव्यों का प्रावधान भाग 5 में नहीं किया गया है और ये कहाँ किया गया है? तो ये भाग 4 क में किया गया है। दोस्तों हमारे मूल संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन नहीं था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर कब 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में भाग 4 क और अनुच्छेद 51 जोड़कर 10 मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई थी, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक मौलिक कर्तव्य यानी मूल कर्तव्य और बढ़ा दिया गया और इस तरह से वर्तमान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं और मूल कर्तव्यों को सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो टीजीटी पीजीटी नागरिक शास्त्र रिमाइंडर श्रृंखला के अंतर्गत भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत संविधान के प्रमुख भाग और अनुच्छेद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।